विष्णुः सत्त्वं रजोऽहं च तमो रुद्र उदाहृतः लोकाचारत इत्येवं नामतो वस्तु नन्यथा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम इस विषय पर केंद्रित होगा कि प्रेम विवाह के टूटने के 3 दोष जन्म कुंडली में कैसे देखें। जन्म कुंडली में ऐसे कौन से 3 महान दोष होते हैं जिसके कारण हमारे दिमाग में जो बातें चलती हैं कि मैं इसके साथ हो जाऊं तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा, या अगर ये मेरा जीवन साथी बन जाता है तो मैं दुनिया का सबसे प्रसन्न इंसान होऊंगा या होऊंगी। पर उस बीच में से गलती कहाँ होती है जो विवाह को चलाने में मुश्किलें पैदा कर देती है। आरंभ में तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि वो मुझे लिबर्टी देता है, वो मुझे समझता है, उसे मैं बहुत दिन से जानती हूँ या जानता हूँ। पर आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि प्रेम विवाह के टूटने के मामले हम लोगों के सामने बड़े कम बताए जाते हैं। उदाहरण हम लोगों को नहीं बताया जाता प्रेम विवाह टूटने का। वो विवाह अगर चलता भी है तो सिर्फ पर्दे के बाहर, पर्दे के अंदर बिल्कुल ही तनातनी रहती है। इस वजह से विवाह के टूटने की जो स्थितियां होती हैं वो कुंडली में कैसे बनती है और ऐसी कौन सी 3 स्थिति है जिसके कारण प्रेम विवाह टूटता है, यही आज के कार्यक्रम में जानेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। और अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जानते हैं, मेरे नियमित दर्शक हैं, शनिवार को रात्रि 8:15 पे मैं इसी चैनल पे लाइव होता हूं और आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूं। प्रेम विवाह टूटने के 3 सिद्धांत में से पहला कि वहां पे कुंडली बिल्कुल ही नहीं मिलाई गई है, मतलब कुंडली मिलान नहीं हुआ। पहला, कुंडली का मेल नहीं है, जैसे आपने देखा ही नहीं, ये तो पहला हो गया। ये मूल है कि आपने कुंडली का मिलान नहीं किया। कुंडली मिलान क्या है, मैंने ये बात हर बार कही है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जो हैं इनका ही मेल कुंडली का मिलान है कि हमारे शरीर में ये तत्व कितने मात्रा में उपस्थित हैं और सामने वाले के शरीर में वो कितने मात्रा में उपस्थित हैं। ये समझना ही कुंडली मिलान होता है, जिसे आप लोग आजकल RH फैक्टर भी कह सकते हैं। ये पहली बात हो गई कि पहले नंबर पे विवाह इसलिए टूटता है क्योंकि कुंडली मिलाई नहीं जाती, या उसमें आप सारी चीजें विवाह में करते हैं। मतलब आप जीवन भर की कमाई बेटे और बेटियों के विवाह में लगा देते हैं। कई बार तो उसके लिए उसके जन्म से पहले ही संचित भी करने लग जाते हैं। अब विवाह होने के 20 साल पहले से बिटिया के विवाह के लिए और बच्चे के विवाह के इस बारे में माता पिता स्वप्न बुनने लग जाते हैं, लेकिन सारी चीजें कर लेते हैं पर फिर भी कुंडली मिलान नहीं करते। मुश्किल से आपको किसी पंडित जी से बैठ करके आराम से चिंतन कर लेना है कि ये विवाह कैसा रहेगा, इसमें कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जहां पे कुछ आगे भविष्य अगर देख सकते हैं तो क्या देख सकते हैं, ये जानने की कोशिश नहीं करते। मतलब पहले नंबर पे कि कुंडली मिलान नहीं हुआ। अगर कुंडली मिलान हुआ तो जल्दबाजी में हुआ। जैसे एक ही कुंडली को कई जगह पे क्रॉस चेक निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि कई बार एक ज्योतिष के आचार्य जो हैं वो कुछ अलग तरीके से कुंडली देख रहे हैं, उनके लिए कोई सिद्धांत अलग है, किसी दूसरे ज्योतिष आचार्य ने किसी दूसरे सिद्धांत पे उसको कस के देखा। तो इस आधार पर कि उसका क्रॉस चेक भी नहीं हुआ है। क्रॉस चेक होना अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उस सिद्धांत को जो विवाह कर रहे हैं उसमें आचार्य के कौन कौन से सिद्धांत कितने फिट बैठ रहे हैं। जन्म कुंडली देखने का प्रक्रम यहीं से शुरू होता है कि आपने उस कुंडली को कितने कसौटियों पे कसा है और तब जाकर के आप उस विवाह को हामी में लेके जा रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया कि आपने कुंडली नहीं मिलाई, इस वजह से विवाह टूट जाता है। असफल होने का 3 कारण मैं बता रहा हूं, तो पहला ये हो गया। दूसरा कि अगर कुंडली मिल भी गई, मान लीजिए कुंडली मिल गई, आपने कुंडली अच्छे से मिला लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब उसमें काम कई बार वर्ण संकरता का दोष भी करता है। वर्ण संकर होना मतलब ब्राह्मण वर्ण का विवाह क्षत्रिय से हुआ, क्षत्रिय का ब्राह्मण से हुआ, वैश्य का शूद्र से हुआ, मतलब वर्णों का भेद हो गया। वर्णों के भेद होने से भी विवाह में जब पितर नाराज होते हैं
क्योंकि आप जब वर्ण को बदल कर विवाह करते हैं तो आपके पितर नाराज होते हैं, और जब पितर नाराज होते हैं तो विवाह को परेशानी में लेके जाते हैं। अब वो विवाह टूटने का कोई आवश्यक नहीं कि पति और पत्नी के बीच में मतभेद हो। पितर जब नाराज होंगे तो परिवार में ही अंतर्कलह बना देते हैं। बच्चे जीवन में जैसे आएंगे वैसे ही पिता और माता के बीच में मतभेद बढ़ा देंगे। ये भी विवाह टूटने का एक प्रबल कारण हो जाता है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। मतलब जैसे ही प्रेम विवाह हुआ, सब कुछ ठीक है, बच्चे भी हो गए, जैसे ही बच्चा आया, या तो बच्चे होंगे नहीं, या तो अगर हो जाते हैं तो होने के बाद आपस में मतभेद बढ़ जाता है, और ये पक्की बात है। तो इस वजह से ये दूसरा एक कारण हो जाता है। उसमें एक और भी कारण है जो आप इसको इसी के साथ जोड़ करके कहेंगे, थोड़ा विस्तार हो जाए तो कई बार इसमें जो दशाएं चलती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मतलब विवाह के समय पे एक अच्छी दशा चली, 14 साल, 15 साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल, अच्छी दशा में विवाह बहुत सुगमता से आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही दशा बदलती है, जैसे ही महादशाएं बदलती हैं, या तो पुरुष की कुंडली में या तो स्त्री की कुंडली में, पति और पत्नी में से किसी, तो फिर वहां पे इरिटेशन शुरू हो जाता है, फिर वहां पे झगड़े शुरू हो जाते हैं, और विवाह के टूटने के कारण दशाओं को जिम्मेदार हो जाता है। मतलब फिर दशाएं जिम्मेदारी से अपना काम कर देती हैं कि अब ये विवाह नहीं चलेगा। तो आरंभ में आप 1 से लेकर 5 साल तक तो बहुत बढ़िया रहे, 5 से लेकर 7 साल तक बहुत अच्छा रहे, 7 से लेकर 10 साल तक बढ़िया रहे। अरे 16 साल के बाद प्रेम विवाह टूटते मैंने देखे हैं। 20 साल, इसको क्या, दिल्ली की कुंडली थी, 20 वर्ष तक विवाह चला, उसके बाद विवाह टूटा है। इसके बाद आगे और बताऊं, मैंने अभी बाहर की कुंडली देखी थी जिसमें बिटिया को प्रेम विवाह करना था किसी मुसलमान से, वो नहीं कहते थे, उसके माता पिता कहते थे नहीं इससे मत करो। उसने ऐसा बीजारोपण किया कि जो 30-40 साल पहले माता पिता प्रेम विवाह किए थे वो विवाह टूट गया। ऐसे हैं संतान, ऐसी संतति है कलयुग की। अगर तुम मेरा विवाह नहीं कराओगे तो मैं तुम्हारा ही विवाह तुड़वा दूं। ये विवाह मैंने देखा, ये विवाह भी ऐसी ही कुंडली आई थी मेरे पास। तो कहने का अर्थ क्या है कि इसमें दशाएं कई बार काम कर जाती हैं और बहुत मजबूती से अपना काम करती हैं। रोल प्ले ऐसा कर देंगे कि समझ नहीं आएगा कि पहले तो सारी चीजें ठीक थी, अभी क्यों गड़बड़ हो रहा है। ये दूसरा कारण हो सकता है। तो आपने दूसरे कारण में 2 कारण समझे, पहला दशा समझा और दूसरा विवाह में वर्ण संकरता। तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा जो जन्म कुंडली से संबंधित होगा। प्रेम विवाह के लिए अगर मंगल देव जन्म कुंडली में कमजोर हो, या तो पुरुष की कुंडली में या तो स्त्री की कुंडली में, या दोनों में से किसी एक जन्म मतलब पति या तो पत्नी की कुंडली में शनि या मंगल आपस में केंद्र में हो, एक दूसरे से चौथे 10वें, ऐसे मतलब यहां शनि बैठ गए तो यहां मंगल बैठ गए, यहां शनि बैठ गए तो यहां मंगल बैठ गए, या तो यहां शनि बैठ गए तो यहां मंगल बैठ गए, या तो यहां मंगल बैठ गए तो यहां शनि बैठ गए, आमने सामने बिल्कुल समसप्तक एकदम आमने सामने। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख लो। और किसी एक की कुंडली में भी ऐसी ग्रह स्थिति होती है तो पहले तो वो प्रेम विवाह करवाती है और बाद में ले जाकर के उसे अंतिम स्थिति तक तोड़ देती है। क्योंकि व्यक्ति का जीवन उदाहरण जो बनाना था, उसके जीवन को उदाहरण बनाना था समाज की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में, रिश्तेदारों की दृष्टि में। अगर एक बात और भी है, अब ये तो 3 सिद्धांत मैंने बता दिए ये ग्रहों के बारे में। कब ऐसा होता है कि हम प्रेम विवाह करने के लिए उतारू ज्यादा हो जाते हैं, ये भी बात है। अभी मैंने कल ही एक कुंडली देखी थी तो सोचा कि ये कार्यक्रम भी बना ही दूं और बता ही देता हूं। कब ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर प्रेम बहुत तीव्र हावी होता है और हम करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। जैसे किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में शुक्र जो हैं वो 12 नंबर की राशि में बैठ गए, मतलब शुक्र उच्च के हो गए, और दूसरी तरफ मंगल देव जन्म कुंडली में 3 या 4 नंबर की राशि में बैठ गए किसी भी भाव में। मतलब एक तरफ आपका प्रेम बढ़ गया और दूसरी तरफ मंगल जब 3 या 4 नंबर की राशि में बैठेंगे तो आपके मांगलिक कृत्य को या मांगलिक जीवन को, दाम्पत्य को गलत निर्णय का शिकार बना देंगे। ये बहुत तर्क वाली बात नहीं है, यह सैद्धांतिक भी है, शास्त्रगत भी है और प्रैक्टिकल भी है, तीनों, और मैंने देखे हैं। तो ये जब स्थिति हो जाती है, शुक्र उच्च के हो जाएं और मंगल या तो मिथुन में हो या तो कर्क में हो, तुला के भी आप इसे 7 नंबर में भी रख लीजिए। अगर मंगलदेव ऐसे बैठे हों तो
तब तो भाई गड़बड़ है। और उसी में अगर शनिदेव भी उसके सामने बैठ जाए, मतलब शनिदेव मंगल के जस्ट सामने बन जाए, तब तो ये 100% पक्का ऐसा प्रभाव बन जाता है कि विवाह चलने में दिक्कत होगी। ये विवाह, प्रेम विवाह तोड़ने के 3 नहीं 4 प्रधान और मूल कारण होते हैं, जिसमें मैंने लगभग सबको शामिल कर लिया। वर्ण संकरता को शामिल किया, कुंडली न मिलाने को शामिल किया, कुंडली मिल गई तो दशाओं को शामिल किया, और उसके बाद ग्रहों की स्थिति को शामिल किया। ये 4 होते हैं। इससे परे कुछ भी नहीं है टूटने का, प्रेम विवाह टूटने का, प्रेम विवाह को टूटने का, अरेंज मैरिज का नहीं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं अर्थात ब्रह्मा रजोगुण से युक्त हूं, विष्णुदेव जो सत्व गुण से युक्त हैं, और रुद्र जो शिव हैं वो तमोगुण से युक्त हैं। अगर आप दिन का विभाजन करेंगे तो इसे भी 3 गुणों से प्रभावित होते हुए बताया गया है। मतलब 3 गुणों का प्रभाव दिन में भी होता है। सुबह सुबह सात्विक प्रवृत्ति, सायंकालीन रजस तत्व की प्रधानता, दोपहर में रजस तत्व की प्रधानता, और सायंकाल में तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। सुबह सुबह मन शांत रहा, दोपहर में रजस तत्व की प्रधानता हुई, व्यक्ति सुख में लगा रहता है, काम भोगता है, और सायंकाल तमस तत्व की प्रधानता होती है। इसलिए शिव जी की पूजा तमस तत्व अर्थात शाम में की जाती है। सायंकाल की पूजा शिव जी की बड़ी ही आशीर्वाद देने वाली होती है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।